गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की टैक्सेशन की 8th क्लास आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक की क्लासेस में हमने कस्टम्स ड्यूटी के बेसिक कंसेप्ट समझे, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स को समझा, हमने कस्टम्स ड्यूटी की कैलकुलेशन भी सीखी और इस चैप्टर के हमारा जो चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। आज इस कस्टम्स ड्यूटी की लास्ट हमारी क्लास रहेगी। इसमें हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करूंगी। सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, आप लोग भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट आता है, कुछ नया टॉपिक है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूँगी। और उसमें भी जो कस्टम्स ड्यूटी की कैलकुलेशन है वो आप लोग खुद करेंगे। असेसेबल वैल्यू तक ही कुछ चेंज आ सकता है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, बता दूंगी कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस में से कुछ मैं करवा चुकी हूँ और जो रिमेनिंग है वो आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बाय चांस तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, एक वास्तविक उपयोगकर्ता महेश कोठारी है। उन्होंने अमेरिका से एक लेथ मशीन और एक एसी मोटर आयात करी है। इंपोर्ट किया उन्होंने दो चीज़ों का, एक लेथ मशीन है, दूसरा एसी मोटर है। लेथ मशीन की FOB प्राइस आपको दे रखी है $1000, ओके, और एसी मोटर्स की FOB दे रखी है $500, फाइन। अन्य आपको विवरण, दूसरी डिटेल्स क्या दे रखी हैं, आपको रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखी है $1 इज इक्वल्स टू ₹60, फ्रेट दे रखा है $320, इंश्योरेंस दे रखा है $160, इसके बाद टैरिफ हेडिंग्स दे रखी है, ओके, और उसके बाद आपको बेसिक कस्टम्स ड्यूटी दे रखा है 25% और IGST अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 आपको दे रखा है 18%, ओके। ये टैक्स की इन्फॉर्मेशन है, टैक्स रेट्स हमें दे रखिए। आगे बोला है, सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार एसी मोटर्स का मूल्यांकन कम किया गया। मतलब जो आपने एसी मोटर्स का वैल्यूएशन कर रखा है ना $500 पर, वो आपने क्या कर रखा है, अंडर वैल्यूएशन कर रखा है, ओके। और ये प्रस्ताव किया गया है कि एसी मोटर्स के मूल्य को 20% से बढ़ा दिया जाए। आपको क्या बोला गया है कि आपने जो एसी मोटर्स का वैल्यूएशन कर रखा है ना $500, वो गलत है, कम आपने वैल्यूएशन कर रखा है। आप इसको 20% बढ़ा के कितना ले आओ, $600 पे ले आओ। 20% ऐड होगा, 500 में तो कितना हो जाएगा, 100 और ऐड हो जाएगा, तो 600 पर लेके आना है। आयातकर्ता पक्ष यानी कि जो इंपोर्ट करने वाला पर्सन है वो कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई का इच्छुक नहीं है। तो जब भी आपको कोई नोटिस इशू किया जाता है तो क्या होता है कि आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपनी सफाई में, अपने स्पष्टीकरण में कुछ कह दो, कि आप भी बता सकते हो कि आपने जो वैल्यूएशन किया है वो गलत है, हमारा वैल्यूएशन बिल्कुल ओके। तो आपको जब ऐसा नोटिस दिया गया तो जो इंपोर्ट करने वाला पर्सन है वो ऐसी कोई पर्सनल हियरिंग वगैरह नहीं चाहता। दैट मीन्स उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ओके 20% अंडर वैल्यूड है, आप 20% इसकी वैल्यू को बढ़ा दो। तो अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है असेसेबल वैल्यू और सेकेंड टोटल ड्यूटी पेएबल। तो असेसेबल वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाती है तो ड्यूटी में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों रेट्स आपको दे के 25% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है और 18% IGST है, बाकी 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो हम हमेशा लगाएंगे ही लगाएंगे। तो हम असेसेबल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। करें स्टार्ट क्वेश्चन को। यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखना कि आपको जो दोनों प्रोडक्ट्स दे रखे हैं दोनों की असेसेबल वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट होगी, लेकिन हमें जो फ्रेट और इंश्योरेंस दे रखा है वो तो कंबाइंड कॉस्ट दे रखी है। तो फ्रेट और इंश्योरेंस की कॉस्ट को हम बांटेंगे, दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर बांटेंगे। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं असेसेबल वैल्यू की कैलकुलेशन आप लोगों को बता रही हूँ। टैक्स आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, कस्टम्स ड्यूटी की कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेंगे। दो प्रोडक्ट्स हमारे पास है ना, हम क्या करते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए एक ही साथ हमारा स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, लेथ मशीन और एसी मोटर। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है FOB, इसका दिया है $1000, इसका दिया है $500। ऐड करेंगे 20%, ये अंडर वैल्यूड था एसी मोटर अंडर वैल्यूड थी, 20% ऐड कर दो, ये $100, देन ये हो गई आपकी एग्जैक्ट FOB कितनी, इसकी तो $1000 ही रहेगी, इसकी हो गई $600। क्लियर यहाँ तक चीज़ें? हमें बोला था ना 20% का अंडर वैल्यूएशन हुआ है, और क्योंकि वो कोई भी शोकोज नोटिस के लिए पर्सनल हियरिंग नहीं चाहते हैं, कोई व्यक्तिगत सुनवाई के इच्छुक नहीं है, तो हमें बढ़ा देना है सीधा सा 20%। हमने बढ़ा दिया, ये हमारे पास आ गया FOB 1000 और 600। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे फ्रेट,
कितना फ्रेट दिया हुआ है, तो फ्रेट हमें दे रखा है $320, इसको हम बांट देंगे 10:6 के रेशो में। 10:6 कहाँ से आया, तो क्योंकि हमें और कोई रेशो तो दिया नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि आप उसके अंदर आप फ्रेट और इंश्योरेंस को बांट सको, तो हम किसके रेशो में बांटेंगे, FOB के रेशो में। तो FOB का रेशो 10:6, इसको और छोटा 5:3 भी किया जा सकता है। तो 320 जब बटेगा तो ये हो जाएगा $200 एंड $120। इसी तरह ऐड करेंगे इंश्योरेंस की कॉस्ट, तो इंश्योरेंस आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर $160, इसको भी हम 10:6 में बांट देंगे, तो ये आ जाएगा $100 और ये हो जाएगा आपका $60। ये आपके पास क्या आ जाएगी, CIF वैल्यू, ये $1300 और ये $780। तो CIF वैल्यू को जब रुपीज़ में बदला जाएगा तो हमारी क्या बन जाएगी, असेसेबल वैल्यू। तो बहुत सिंपल, $1300 इंटू 60 एंड $780 इंटू 60, तो ये हमारे पास रुपीज़ आ जाएंगे। आपको रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखी है ना, $1 इज इक्वल्स टू ₹60, तो हमें बस सिंपल सा 1300 इंटू 60, तो ये तो आ गया हमारा 78,000। तो लेथ मशीन का हमारा असेसेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 78,000, और AC मोटर्स के लिए 780 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 46,800 ये रुपीज़। ये हमारी असेसेबल वैल्यू फाइंड आउट हो गई, सिंपल था। अब इस पर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो एक ही स्टेटमेंट में दोनों कॉलम बना के आप लोग कर सकते हैं। असेसेबल वैल्यू लिखा, इसी के आगे जैसे कंटिन्यू करें, बेसिक कस्टम्स कंटिन्यू तो नहीं करना है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसी फॉर्मेट में हम करें। आगे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लग जाएगी 25% दोनों पर, फिर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और उसके बाद तीनों की सम पर असेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तीनों के टोटल पर क्या लग जाएगी, IGST, जिसकी आपको रेट दे रखी है 18%। बस ये हो गई आपकी टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेबल। तो हो सकता है क्वेश्चन आगे आप लोगों से सॉल्व, तो ये क्वेश्चन अब आप लोग आगे खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम। होमवर्क ही रहेगा ये क्वेश्चन, आगे मैं जो भी क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ किसी में अगर कुछ डिफरेंस आया है तो वो मैं सॉल्व करवाऊंगी, अदर सारे क्वेश्चंस मैं एक बार पढ़कर बता रही हूँ, आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को दिया है, निम्नलिखित सूचनाओं से सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क दायित्व की गणना कीजिए। आपको FOB दे रखी है $1,00,000, वायुयान का भाड़ा यानी कि एयर फ्रेट आपको दे रखा है $16,000। ध्यान रहे कि जब एयर फ्रेट होता है ना तो 20% ऑफ FOB से ज़्यादा आप फ्रेट ले नहीं सकते हो। 1 लाख आपका FOB है, उसका 20% 20,000 होता है, यहाँ तो आपका जो फ्रेट है वो 16,000 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्चुअल को ही लेंगे। इंश्योरेंस $1,000, लैंडिंग चार्जेस नॉट नोन, ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि लैंडिंग चार्जेस को तो किसी भी केस में जोड़ा ही नहीं जाएगा। एक्सचेंज रेट आपको दे रखी है $1 इज इक्वल्स टू 60.4, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, IGST 12% एंड GST से 10%। सिंपल, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद ये तो आप कर ही लेंगे, बिल्कुल इजी है, कुछ भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। FOB दे रखा है, फ्रेट दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा है, तीनों को जोड़ो, CIF रुपीज़ में कन्वर्ट करो, 60.4 से मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आ गया असेसेबल वैल्यू, और उस पर सीधा सा टैक्स फाइंड आउट करना है। सारी रेट्स आपको दे रखी है। क्वेश्चन में आगे बोला है कि कारण सहित बताइए कि आयातकर्ता किसी भी अधिनियम के तहत चुकाए गए सीमा शुल्क के संबंध में सैनवेट जमा प्राप्त करने की पात्रता रखता है अथवा नहीं, यदि वह एक व्यापारी है और पुनर्विक्रय के लिए माल का आयात करता है। अब ये सैनवेट क्रेडिट होती क्या है, सबसे पहले ये बता दूं मैं आप लोगों को, सैनवेट क्रेडिट होती क्या है। सैनवेट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो CVD चार्ज करते हैं वो काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी CVD अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, वो क्यों चार्ज की जाती है कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होते हैं लेकिन फिर भी उनको फॉरेन से इंपोर्ट किया जा रहा है, तो उसके इंपोर्ट को कम करने के लिए और इंडिया के प्रोडक्ट्स का यूज़ ज़्यादा हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, CVD एक्स्ट्रा चार्ज करती है, एडिशनल ड्यूटी चार्ज होती है ये। तो वो जो CVD चार्ज करी जाती है, अब क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको बोल दिया जाए कि जिस पर्सन ने माल खरीदा है वो क्या कर रहा है, वो खुद मैन्युफैक्चरर है, उसने जो सामान खरीदा है ना उसका यूज़ वापस से वो किसी चीज़ को बनाने में करने वाला है, तो इसका मतलब उसे वापस से एक्साइज ड्यूटी तो पे करनी ही पड़ेगी। उत्पाद शुल्क, अगर आप कुछ उत्पादन करते हो तो उत्पाद शुल्क तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में उसने जो CVD का पेमेंट किया उसकी उसको क्रेडिट मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि आप एक्साइज ड्यूटी आगे भी तो वापस देने वाले हो, आपसे डबल टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप एक्साइज ड्यूटी आप देंगे उन गुड्स के ऊपर वैसे ही, तो एक्साइज ड्यूटी अगर ले रहे हैं तो सैनवेट क्रेडिट आपको मिल जाएगी। पहले जो आपने CVD दिया है उसका रिफंड आपको मिल जाता था, लेकिन यहाँ तो कोई CVD वगैरह है नहीं। सेकंड चीज़, ये जो पर्सन है वो व्यापारी है,
माल को खरीदकर उसे सिर्फ बेचने वाला है, उसका कहीं भी कोई पुनर्विक्रय कर रहा है ना, कोई निर्माण कार्य में उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, और सीवीडी तो इसने वैसे पे ही नहीं किया, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे कि इस पर्सन को, क्योंकि ये व्यापारी है और माल को बेचने के लिए खरीद रहा है, इसलिए मतलब बेचने के लिए आयात कर रहा है, इसलिए इस पर्सन को सैंडविच क्रेडिट के लिए एलिजिबल ये पर्सन नहीं है। समझना है इस चीज़ को अच्छे से। सैंडविच क्रेडिट किसकी मिलती है? सीवीडी की मिलती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, उसकी आपको क्रेडिट जब मिलती है तो उसको हम सीवीडी सैंडविच क्रेडिट कहते हैं। सीवीडी की क्रेडिट तभी दी जाएगी जब खरीदने वाला पर्सन जो है वो मैन्युफैक्चरर है, उत्पादक है, निर्माता है, और वो उन गुड्स का प्रयोग निर्माण के लिए, आगे उत्पादन के लिए करने वाला है, तो उसको क्रेडिट मिलती है। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए उस पर्सन को क्रेडिट नहीं दी जाएगी। तो क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इन्फोटेक लिमिटेड ने 50,000 जापानी येन की जहाज पर लागत यानी कि एफओबी की मशीन आयात करी है। 50,000 येन उसकी एफओबी है। जापान से भारतीय बंदरगाह तक का भाड़ा है 5,000 येन। ओके। भारत में बीमाकर्ता को प्रीमियम चुकाया है 2500 रुपये। जापान में परामर्श भाड़ा आपको दे रखा है, बंदरगाह तक का ऐड होगा। बीमाकर्ता को प्रीमियम चुका है 2500 रुपये, रुपीज़ में दे रखा है, तो पहले अपन क्या कर लेंगे, एफओबी को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद मतलब एफओबी में फ्रेट वगैरह जो भी जोड़ना है वो जोड़ के उनको रुपीज़ में कन्वर्ट करके फिर इंश्योरेंस ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। जापान में परामर्श देने वाली फर्म को डिज़ाइनिंग चार्जेस आपने पे किए 7500 येन के, ओके, ऐड हो जाएंगे डिज़ाइनिंग चार्जेस। मशीन से संबंधित विकास कार्य के लिए मेसर्स इन्फोटेक लिमिटेड ने भारत में 25,000 रुपये खर्च किए, नो ऐड नहीं होंगे। भारत में किया गया कोई भी खर्चा ऐड नहीं होता है। भारतीय बंदरगाह से कारखाने तक का परिवहन शुल्क, भारत में होने वाले खर्चे ऐड नहीं होते। सीमा शुल्क की धारा 14 उपधारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा बोर्ड ने रेट दे रखी है 1 येन = 0.5860। उसी दिन बाजार की दर दे रखी है, बैंक की रेट दर की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किस रेट से मतलब है? जो हमारे बोर्ड ने डिसाइड कर रखी है, और बोर्ड ने कितना बोला है 0.5860, तो बस यही हमारी रेट काम में आएगी। भारत में एजेंट को देय कमीशन की दर भारतीय मुद्रा में जहाज पर मूल्य यानी कि एफओबी का 5%। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। करना क्या है, सिंपल, एफओबी का 5% कमीशन देना है एजेंट को, तो सबसे पहले तो हम एफओबी लिखेंगे 50,000 की, उसमें 5% कमीशन ऐड कर देंगे, उसमें डिज़ाइनिंग चार्ज ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी कस्टम्स एफओबी इन येन, अभी हमने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं किया, फिर फ्रेट भी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट एंड फ्रेट की वैल्यू। इंश्योरेंस इसमें अभी तक ऐड नहीं किया है, उस कॉस्ट एंड फ्रेट को रुपीज़ में कन्वर्ट करो, फिर उसमें इंश्योरेंस के 2500 रुपये जोड़ दो, ये आपके पास एसेसिबल वैल्यू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद इसे सॉल्व करेंगे। आगे तो आपको रेट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी की और आईजीएसटी की, तो 15 एंड 28%, 15% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, 28% आपका आईजीएसटी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से सीमा शुल्क की गणना कीजिए। वायुयान द्वारा मशीन अमेरिका से आयात की गई, एफओबी दे रखा है उसका $25,000। ओके। मशीन के साथ अनिवार्य रूप से प्राप्त की गई सहायक सामग्री, एसेसरीज कंपल्सरी सप्लाई, आपकी मशीन के साथ कोई एसेसरी कंपल्सरीली सप्लाई हो रही है। क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सेम लैंग्वेज सेम क्वेश्चन आप लोगों के पास वापस आया है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी गुड्स कंपल्सरीली अगर सप्लाई हो रहे हैं आपके मेन प्रोडक्ट के साथ में, तो उसको भी मेन प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उस पर भी रेट वही एप्लीकेबल होगी जो आपके मेन प्रोडक्ट पर रेट एप्लीकेबल होती है कस्टम्स ड्यूटी के रिलेशन में। ओके। वायुयान का भाड़ा दे रखा है $7,000। ध्यान रखेंगे, देखेंगे कि 25,000 का 20% मैक्सिमम उतना ही हो सकता है, वो तो 5,000 होता है, लेकिन यहाँ तो आपको 7,000 दे रखा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम निकालेंगे हमारी कस्टम्स एफओबी और उसका 20% ही हम लेंगे। वायुयान का भाड़ा, बीमा पता नहीं है तो हम ले लेंगे 1.125% ऑफ कस्टम्स एफओबी। स्थानीय एजेंट का कमीशन भारतीय रुपये में दे। अब ध्यान रखना, एफओबी आपको $25,000 दे दी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस एफओबी को कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में। क्यों? क्योंकि आपको स्थानीय एजेंट का कमीशन रुपीज़ में दे रखा है, इसको हम बाद में नहीं जोड़ सकते, इसको कस्टम्स एफओबी से पहले जोड़ना पड़ेगा। ऐसा ही किया था हमने पिछले क्वेश्चन में भी, ये आपका क्वेश्चन था पहले भी, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 मैंने खुद सॉल्व करवाया है, सेम उसी लैंग्वेज में एक क्वेश्चन आपका है। तो ये एजेंट का कमीशन जोड़ के फिर आपके पास जो कस्टम्स एफओबी आएगा उसका 20% आप फ्रेट लेंगे, उसका 1.125% आप क्या लेंगे, इंश्योरेंस का चार्ज लेंगे, आपके पास एसेसिबल वैल्यू आ जाएगी। बाकी आगे आपको दे ही रखा है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, देखो 2 दे रखी है, एक तो मशीन पर दे रखी है और एक एसेसरीज पर दे रखी है। तो हमें पता है कि एसेसरीज पर भी वही बेसिक कस्टम्स ड्यूटी की रेट लगेगी जो हमारी मशीन पर लगने वाली, दैट मीन्स 10%, और साथ में आपको आईजीएसटी की रेट दे रखी है 18%। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
बिल्कुल, आप लोगों को ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मैं नहीं करवा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग करेंगे नहीं, आप लोगों को ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और 100% श्योर हूँ मैं हो जाएंगे। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। जेड कंपनी ने अमेरिका से माल आयात किया है, निम्नलिखित सूचनाओं से देय सीमा शुल्क की गणना हमें करनी है। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स दे रखी है $30,000, पैकिंग चार्जेस दे रखे हैं $6,000। तो कॉस्ट है, हमें एफओबी खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एफओबी के लिए हम क्या करेंगे, फ्रेट इंश्योरेंस के अलावा जो भी एक्सपेंडिचर्स जुड़ने चाहिए उनको जोड़ देंगे। तो कॉस्ट में पैकिंग चार्जेस भी हम जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। दलाल को भारत में कमीशन दिया जिसने ये सौदा करवाया, परचेज कमीशन तो है ही नहीं क्योंकि इंडिया में पेड है, ये 20,000 रुपीज़ है। तो करेंगे क्या, कॉस्ट में पैकिंग चार्जेस जोड़ेंगे, उसको हम रुपीज़ में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें हम ये हमारा कमीशन ऐड करेंगे तो हमारे पास कस्टम्स एफओबी आएगी। अमेरिका से भारतीय बंदरगाह तक की परिवहन लागत $4,000 और बीमा प्रीमियम $2,000। ये इंश्योरेंस और फ्रेट की जो वैल्यूज़ दे रखी है वो डॉलर्स में दे रखी है, इनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर करके हम लोग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें रुपीज़ में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि $20,000 का जो इंडियन रुपीज़ में, इंडियन करेंसी के अंदर जो आपको दे रखा है कमीशन, उसको आप वापस से क्या कर लो, पहले ही उसको आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लो। लेकिन आगे देखते हैं रेट क्या है। रेट ऑफ एक्सचेंज है बोर्ड की 60.40, तो 20,000 जो वो 60.40 से बराबर तो डिवाइड होगा नहीं। तो बेटर यही है कि हम 30,000 की कॉस्ट, फिर उसमें पैकिंग चार्जेस ऐड करें, $36,000 हो गया, इसको रुपीज़ में सीधा कन्वर्ट कर ले 60.40 से मल्टीप्लाई करके, आपके पास वैल्यू रुपीज़ में आ जाएगी, उसमें 20,000 आप ऐड कर लो, ये आपके पास आ जाएगी कस्टम्स एफओबी। फिर उसमें जब आप फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड कर रहे हो तो फ्रेट लिखेंगे 4,000 इंटू 60.40, इंश्योरेंस लिखेंगे 2,000 इंटू 60.40। तो इस तरीके से आपके फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड होके हमारे पास आ जाएगी CIF वैल्यू, और वही हमारी एसेसिबल वैल्यू भी होगी। और बाकी आगे रेट्स आपको दे रखी है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10%, IGST 18%, GST सेस 12%। तो ये आप लोग कर सकते हैं आराम से सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग खुद करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, एक कंपनी ने किसी वस्तु की 2,000 इकाइयाँ फ्रांस से वायु मार्ग से अनाधिकृत आयात किया। इन्होंने क्या किया है, अनऑथोराइज्ड इंपोर्ट किया है, मतलब कुछ ना कुछ इलीगल किया है। अनऑथोराइज्ड मतलब वो इंपोर्ट लीगली वैलिड नहीं है, ऐसा आपने कुछ इंपोर्ट करा है, ठीक है। 2,000 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट की आपने इंपोर्ट करी है जिनका CIF है 25 फ्रैंक। आपका क्या है वहाँ पर CIF वैल्यू है, 1 यूनिट का है। आपने 2,000 यूनिट परचेज करी है, इंपोर्ट करी है, और 1 यूनिट पर 25 फ्रैंक की आपकी कॉस्ट लगी है, ठीक है। यह माल जब्त किए जाने योग्य है, अतः न्यायिक निर्णय लिया गया। यह आपका जो इम्पोर्ट है, ये जो आपने, क्योंकि अनऑथोराइज्ड था तो आपका माल क्या हो सकता है, जब्त किया जा सकता है। इसके लिए कुछ निर्णय लिए गए। आगे बोले सहायक आयुक्त ने, मतलब कि आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उसने कंपनी को माल की जब्ती के स्थान पर जुर्माना चुकाने का विकल्प दिया। आपको क्या कहा कि आपका माल हम जब्त कर ले, उससे बेटर है कि आप क्या कर दो, फाइन पे कर दो, पेनल्टी पे कर दो, ये आपको ऑप्शन दिया है। लाभ की राशि के 40% के बराबर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया। क्या बोला है कि इन गुड्स को बेचने पर जितना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है ना, उसका 40% आपको क्या करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा। कस्टम्स ड्यूटी तो पे करनी ही पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है कि आपके गुड्स पर कस्टम्स ड्यूटी पेएबल है। आपने क्योंकि अनऑथोराइज्ड इंपोर्ट किया है, इसलिए आपको अपने प्रॉफिट का 40% और देना पड़ेगा एज अ फाइन, वरना कस्टम्स ड्यूटी तो होगी ही होगी। उस वस्तु की प्रति इकाई का बाजार मूल्य 300 रुपये। आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, हम कॉस्ट निकाल लेंगे टोटल, सेलिंग प्राइस हमारे पास है ही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस का अमाउंट प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट का 40% क्या हो सकता है, फाइन हो सकती है। आगे आपको रेट्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी दे रखी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 20%, IGST 12%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, फाइन। विनिमय दर आपको दे रखी है, एक्सचेंज रेट 1 फ्रैंक इज इक्वल्स टू 6.25 रुपीज़। यहाँ तक की चीज़ें हो गई। आपको निकालना क्या है, फर्स्ट आपको बोला है आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ फाइन, जुर्माने की राशि। तो जुर्माना कितना बोल रहे हैं, ये जुर्माना बता रहे हैं 40% ऑफ प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसका 40% क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। सेकंड है माल को छुड़ाने के लिए कंपनी द्वारा चुकाई जाने वाली कुल राशि। अब माल को अगर छुड़ाना है तो सबसे पहले कस्टम्स ड्यूटी का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था कि जब आप बिल ऑफ एंट्री भर के देते हैं तो आपको उसके साथ कस्टम्स ड्यूटी का पेमेंट करना होता है, अगर आप माल को अपने साथ ले जाना चाहते हो। सेकेंड, आपको यहाँ पे साथ में क्या पे करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो माल छुड़ाने के लिए 2 चीज़ें पे करनी पड़ेगी, कस्टम्स ड्यूटी और दूसरा फाइन। तो ये दोनों की टोटल हम बता देंगे कि इतना आपको पे करने की ज़रूरत है।
फिर बोल रहे हैं इस माल में अधिकतम जुर्माना कितनी राशि का लगाया जा सकता है, संबंधित धारा का भी उल्लेख कीजिए। तो सेक्शन 125 कहता है कि आप मैक्सिमम कितना फाइन लगा सकते हो उसकी कैलकुलेशन आपको, यहाँ जो ये 40% ऑफ प्रॉफिट है ना, ये तो उस असिस्टेंट कमिश्नर ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप इतना फाइन पे करके भी अपने गुड्स को ले जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम फाइन आप कितना ले सकते हो ये आपसे पूछा गया है। तो हमारे सेक्शन 125 के अंदर बताया गया है कि मैक्सिमम फाइन आपसे कितना लिया जा सकता है। तो मैक्सिमम फाइन आपकी होती है मार्केट प्राइस माइनस कस्टम्स ड्यूटी पेबल। मार्केट प्राइस मीन्स जिस वैल्यू पर आप अपने गुड्स को सेल करने वाले हो, मार्केट प्राइस मीन सेलिंग प्राइस, माइनस हम कर देते हैं कस्टम्स ड्यूटी पेबल कि आपकी कस्टम्स ड्यूटी पेबल कितनी है, वो आपका मैक्सिमम रेट। क्यों? क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी तो आपसे लेंगे ही लेंगे ना, वैसे ही लेंगे, कस्टम्स ड्यूटी तो हर कंडीशन में लेंगे। और फिर आप पर मैक्सिमम फाइन लगाई जा सकती है कि अगर आप कस्टम्स ड्यूटी पे कर देते हैं वो, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी सेलिंग प्राइस का और कस्टम्स ड्यूटी का डिफरेंस है, वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल फाइन हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम पॉसिबल फाइन भी पूछा गया और एक्चुअल फाइन भी पूछा गया कि 40% के हिसाब से अगर आप फाइन लगाते हो तो फाइन होगा कितना। सॉल्व करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को हम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। असेसेबल वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी होगी आपकी 2000 यूनिट्स 25 फ्रैंक की रेट पर इंटू ₹6.25। डायरेक्ट मैंने कर दिया, क्यों? क्योंकि CIF वैल्यू आपकी कितनी है, $2000 यूनिट्स इंटू 25 फ्रैंक, ये आपकी असेसेबल वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 2000 इंटू 25 इंटू 6.25। ये असेसेबल वैल्यू है 3,12,500 3,12,500। ये आपकी असेसेबल वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कस्टम्स ड्यूटी। तो यहाँ हम फॉर्मेट बना लेते हैं हमारा, कस्टम्स ड्यूटी। स्टार्ट करेंगे। सबसे ए पॉइंट में यहाँ लिखा जाता है असेसेबल वैल्यू कितनी है, 3,12,500। बी पॉइंट में हम लिखते हैं बेसिक कस्टम्स ड्यूटी कितनी दे रखी है रेट आपको, देन 20% ऑफ असेसेबल वैल्यू। आपको रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी दे रखी है बेसिक 20%, ये हो गया 62,500। फिर इसमें सी पॉइंट के बाद यहाँ पर हम लगाते हैं सोशल वेलफेयर सरचार्ज। क्वेश्चन में बोला जाए चाहे नहीं बोला जाए, 10% ऑफ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा ही चार्ज होगा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ IGST A प्लस B प्लस C, इन तीनों के टोटल पर ही हमारी IGST लगती है। तो 3,12,500 प्लस 62,500 प्लस 6250, ये वैल्यू आई है 381,250। इस पर क्या चार्ज होगा, IGST चार्ज होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम चार्ज करेंगे IGST अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 7। ये आपका डी पॉइंट पर IGST चार्ज होगा 12% की रेट पर। तो इसका 12% या IGST हो गया 45,750। यहाँ लिखेंगे टोटल कस्टम्स ड्यूटी, क्या क्या पे किया आपने, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पे किया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे किया, और ये ई पॉइंट में IGST का पेमेंट किया। इन सब की टोटल हम करेंगे 1,14,500। समझ में आई चीज़ यहाँ तक? तो ये जो हमारा फॉर्मेट है ये तो आपको लगभग हर एक क्वेश्चन के अंदर बनाना ही है। अभी तक इतने क्वेश्चंस में मैंने बोला है ना आपको टेक्स्ट खुद फाइंड आउट करना है, तो वो इसी फॉर्मेट के अंदर करना है। तो ये हमारी टोटल कस्टम्स ड्यूटी आ गई। यहाँ हम एक चीज़ और फाइंड आउट करते हैं ना, मैंने बताया आपको टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट। ये हम इस क्वेश्चन में क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें कॉस्ट तो चाहिए ना, हमें अगर प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट तो पता होनी चाहिए। और कॉस्ट क्या होगी, उसकी FOB वगैरह असेसेबल वैल्यू, वो तो उसका खर्चा था ही, उसमें कस्टम्स ड्यूटी को ऐड कर दो, आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट आ जाएगी। तो क्या करेंगे, असेसेबल वैल्यू प्लस टोटल कस्टम्स ड्यूटी, ए में F को ऐड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगी 3,12,500 असेसेबल वैल्यू थी, उसमें आपने 1,14,500 का टैक्स भी पे किया है, तो आपकी
टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, 4,27,000 रुपये। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे? देन सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, क्या बोला है? सेलिंग प्राइस 300 पर यूनिट, 2000 यूनिट्स पर कितनी हो जाएगी? ₹6 लाख। यही हो जाएगी। एक यूनिट पर 300 रुपये आपको दे रखी है, हाँ बिल्कुल 300 रुपये आपको मार्केट वैल्यू दे रखी है, तो 2000 यूनिट्स के लिए 6 लाख हो जाएगी माइनस टोटल कॉस्ट। कॉस्ट आपकी कितनी है? 4,27,000, तो ये 1,73,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आई चीज? तो अब हमें क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पूछी हुई है वो हम निकालते हैं। सबसे फर्स्ट आपको पूछा है अमाउंट ऑफ फाइन। अमाउंट ऑफ फाइन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 40%। यही बोला है कि प्रॉफिट का 40% आप फाइन ले सकते हैं, तो 1,73,000 का 40% यानी कि 69,200 आपका फाइन होगा। फाइन पूछा है सबसे पहले और फाइन के बारे में बोला है 40% ऑफ योर प्रॉफिट। देन हमने पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करा, तो हमारे पास फर्स्ट चीज जो क्वेश्चन में पूछी गई है उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अमाउंट ऑफ फाइन कितनी आ गई? 69,200। देन सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट हमें पूछा है ओके, टोटल पेमेंट टू बी मेड बाय द कंपनी टू क्लियर द कंसाइनमेंट। टोटल पेमेंट टू बी मेड, तो आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा? तो आपको एक तो कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और सेकंड आपको फाइन पे करनी पड़ेगी। दोनों का पेमेंट अगर आप कर देते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा? आपके गुड्स डिलीवर कर दिए जाएंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, 1,14,500 प्लस 69,200, तो यहाँ रहा 183,700। तो ये आपको पेमेंट करना होगा। 1,83,700 का पेमेंट जैसे ही आप करेंगे आपको क्या कर दिया जाएगा? आपके गुड्स डिलीवर कर दिए जाएंगे, माल को छोड़ दिया जाएगा। थर्ड आपको पूछा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन। आपको पूछा गया है कि इस माल को छुड़वाने के लिए अधिकतम जुर्माना कितनी राशि का लगाया जा सकता है? संबंधित धारा का भी उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर सेक्शन 125 ऑफ कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 125 यानी कि धारा 125 के अनुसार मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन क्या हो सकती है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस कस्टम्स ड्यूटी। ये कोई फॉर्मूला जैसा नहीं है, बस एक सेक्शन 125 के अंदर मेंशन किया हुआ है कि किसी भी अनऑथराइज्ड इंपोर्ट के लिए मैक्सिमम फाइन लगाया जा सकता है उसकी मार्केट वैल्यू और उसकी कस्टम्स ड्यूटी के बीच के डिफरेंस का अमाउंट। देन मार्केट वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपए की है, सेलिंग प्राइस आपकी 6 लाख की है और कस्टम्स ड्यूटी है 1,14,500। तो ये ₹485500 मैक्सिमम फाइन, मैक्सिमम पेनल्टी, मैक्सिमम फाइन आप इतनी लगा सकते हो। समझ में आई चीज़? तो ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक ही है आपके बुक के अंदर और इसलिए मैंने आपको करवा भी दिया। कुछ डिफरेंस था तो इस क्वेश्चन में क्या क्या नई चीज़ें थी? तो इस क्वेश्चन में एक तो हमने टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट फाइंड आउट की। टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट फाइंड आउट करने के पीछे का रीज़न क्या था कि हमें प्रॉफिट पर पहुंचना था। और प्रॉफिट कब निकलेगा? जब आपके पास टोटल कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट हमारी निकाल ली हमने, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन थे, हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। उस प्रॉफिट का 40% क्वेश्चन में बोला हुआ पेनल्टी हो सकता है, फाइन हो सकता है, हमने फाइन निकाल ली। हमें सेकंड चीज़ पूछी कि कुल कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि आपको सबसे पहले अपनी कस्टम्स ड्यूटी का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको फाइन भी पे करनी पड़ेगी, तब जाके आपको गुड्स मिलेंगे। तो हमने दोनों चीज़ें ऐड करके बता दिया कि 183,700 का पेमेंट करने के बाद आपको माल छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद थर्ड आपको पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल फाइन कितनी हो सकती है। देन मैक्सिमम फाइन के लिए आपको सेक्शन 125 दिया हुआ है कस्टम्स एक्ट के अंदर और उसके अनुसार आपके मार्केट वैल्यू माइनस कस्टम्स ड्यूटी आप कर लो, जो अमाउंट आती है वो आपकी मैक्सिमम फाइन हो सकती है जो कि आप चार्ज
कर सकते हैं। समझ में आ गई चीज़? क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिनको सॉल्व नहीं करवाया उनको। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म और इसी के साथ हमारी कस्टम्स ड्यूटी का टॉपिक भी ख़त्म होता है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि क्या होगा, हमारी टैक्सेशन के अंदर 2 पार्ट रहेंगे मेनली, एक हमारा कस्टम्स ड्यूटी का, दूसरा जीएसटी का। तो कस्टम्स ड्यूटी का छोटा सा पोर्शन था, ये आपकी 3rd यूनिट है पूरी। चैप्टर भले ही 2-4 हमने पढ़े हैं, 2-4 चैप्टर है, लेकिन ये आपकी पूरी 3rd यूनिट है, मतलब 30 मार्क्स के आसपास का इसका भी वेटेज रहेगा आपके पेपर के अंदर। तो बहुत ईजी है, आपकी पूरी 3rd यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस थी हमारी 1st एंड 2nd यूनिट, जो कि पूरा जीएसटी से रिलेटेड है, काफ़ी वाइड है वो, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आप आज बैठकर घर पे सारे क्वेश्चन नंबर 17 तक इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, कल से हम लोग जीएसटी को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।